तो आज का जो टॉपिक है वो हम एमाइन चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उस एमाइन चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि आप बात करेंगे कि क्या उसका स्टेट क्या होगा, यानी कि गैसियस स्टेट होगा या फिर लिक्विड स्टेट होगा। ठीक है, दूसरा हम उसके ऑर्डर की डिस्कशन करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, और जो थर्ड पॉइंट है कि क्या उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना डोमिनेटिंग होता है। क्या कंपैरिजन भी कर लेंगे हम कि अल्कोहल क्लास का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एमाइन का उसमें क्या फर्क होगा। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो बॉइलिंग पॉइंट है। बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हम डिस्कस करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, प्राइमरी एमाइन का या सेकेंडरी एमाइन का या टर्सरी एमाइन का। ठीक है, और जो फिफ्थ पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ एमाइन, कि अगर मैं क्या करूं कि जो है हाइड्रोफोबिक रीजन में बढ़ाता जाऊं, हाइड्रोफोबिक सरफेस एरिया में इंक्रीज करता जाऊं, तो क्या सॉल्युबिलिटी पे क्या असर होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा था, और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देखिए एमाइन क्लास की, एमाइन चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट डिग्री यहाँ पे मिथाइल एमाइन और यहाँ पर जो है इथाइल एमाइन। इनमें क्या है, इथाइल एमाइन वोलेटाइल लिक्विड है, याद रखिएगा वोलेटाइल लिक्विड, लेकिन मिथाइल एमाइन जो है वो गैस है। ऐसा क्यों होता है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो एक बार आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, CH3NH2। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो इथाइल ग्रुप आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक सरफेस एरिया बढ़ जाता है। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक सरफेस एरिया बहुत कम है, यहाँ पे CH3 सिर्फ ग्रुप है, यहाँ पर जो है इथाइल ग्रुप है, जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। और उस हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पर जो है इथाइल एमाइन, यानी कि मान लो इसको A डिनोट करता हूँ इथाइल एमाइन मॉलिक्यूल्स को, और दूसरा इथाइल एमाइन A, या फिर मैं इसके ऊपर ही एक मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर देता हूँ CH3 CH2 और यहाँ पर जो है NH2। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसलिए ये क्या बोलते हैं इसको कि वोलेटाइल लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है कंपेयर टू मिथाइल एमाइन। ठीक है, यहाँ पर सरफेस एरिया उतना डोमिनेटिंग नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें क्या है, कॉमन है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, HB मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये तो दोनों में कॉमन फैक्टर है। चलिए अभी, और दूसरी बात एक और थी, थर्ड पॉइंट ये था कि यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर मिथाइल एमाइन का जो है मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है। तो जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड पॉइंट है हायर एमाइन हैव द फिशी स्मेल, यानी कि वो जो एमाइन जिनका C6 हो या फिर C8 चेन हो या फिर C12 हो या फिर C16, लेंदी चेन जितनी होंगे, हायर एमाइन का मतलब लेंदी चेन, यानी कि कार्बन हाइड्रोफोबिक रीजन जिनका ज़्यादा होगा उनका जो स्मेल होगा, उस कंपाउंड का जो स्मेल होगा वो फिशी स्मेल होगा। बात समझ में आई। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इन एमाइन NH बॉन्डिंग इज वीकर एज कंपेयर टू द OH बॉन्डिंग। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि मान लेता हूं कि मैं एक एमाइन क्लास कंपाउंड लेता हूं और एक एल्कोहल क्लास कंपाउंड लेता हूं, तो अगर आप देखोगे कि एल्कोहल का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन NH ग्रुप का। तो उसको भी देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये रहा, यहाँ पे जो है मेरा N और H बॉन्ड है, और यहाँ पर जो है O और H बॉन्ड है। ठीक है, चलिए एक बात और मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, और बस ओबियस सी बात है पता होगी, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन वो बहुत स्ट्रांग होगा ऑक्सीजन के केस में। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। जितना ज़्यादा शिफ्टिंग होगा ऑक्सीजन के केस में उतना ही डाइपोल, स्ट्रॉन्ग डाइपोल क्रिएट होगा। बात समझ में आ रही है। स्ट्रॉन्ग डाइपोल क्रिएट होगा, जिसकी वजह से डाइपोल इंट्रैक्शन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है कंपेरेटिवली नाइट्रोजन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में देखिए पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज
जनरेट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में ये रखने वाली बात है कि जो नाइट्रोजन है वो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो डाइपोल क्रिएट हो रहा है वो वीक होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। वैसे वीक नहीं होता पर कंपेयर टू ऑक्सीजन वीक होता है, तो इसकी वजह से ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है वो वीक लगता है। तो अब एक बात ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा एल्कोहल क्लास के कंपाउंड का या OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप के कंपाउंड का कंपेयर टू एमाइन के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या, अगर मान लेता हूं कि यहाँ पर जो है CH3 OH दिया हुआ है और फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है CH3NH2, मिथाइल एमाइन और मिथाइल एल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि मिथाइल एल्कोहल का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा डोमिनेटिंग है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है। पर आगे हम फोर्थ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हम सिर्फ एमाइन की ही बात करेंगे, ना कि यहाँ पर एल्कोहल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा फर्स्ट डिग्री एमाइन है, फिर सेकेंड डिग्री एमाइन है और थर्ड डिग्री एमाइन है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, या बॉइलिंग, मान लो कि मेरे पास एक लिक्विड है, ठीक है, क्या ये लिक्विड मैंने, और वो लिक्विड कौन सा फील किया हुआ है, एमाइन ही फील किया हुआ है, एमाइन कंपाउंड्स फील किया हुआ है। इसको मैंने क्या कर दिया, कवर कर दिया। जब मैं इसको कवर करूंगा और जब मैं यहाँ से क्या करूंगा, हीट करना शुरू करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, हीट करना। तो जैसे ही मैं हीट सप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिक्विड जाएंगे, एवापोरेट होंगे। समझ में आ रही है बात? लिक्विड एवापोरेट होगा उस टाइम पे जब इनका वेपर प्रेशर, समझ में आ रही बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इनका जो वेपर प्रेशर होगा इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जिस टेम्परेचर पर इक्वल होगा उस पे मेरा लिक्विड जो है एमाइन कंपाउंड बॉयल होने लगेगा। यानी कि कुल मिला जुला के हमें यही बताना है कि जो वेपर जनरेट हो रहा है वो कितनी आसानी से जनरेट हो रहा है, कितनी एनर्जी या कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ रही है। बात समझ में आ रही है? तो अब वेपर जनरेट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक एमाइन मॉलिक्यूल्स है और दूसरा एमाइन मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर ज़्यादा फोर्स है तो उसको आसानी से हम एवापोरेट नहीं करवा सकते, यानी कि हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा फोर्स ज़्यादा होगा उतना ही हमें हीट ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि हम क्या कंपेयर करेंगे कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है आपको? तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको डिस्कस करूं, देखिए क्या करना है हमें, तो यहाँ पर देखिए जनरल एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, R, यहाँ पर जो है N और ये मेरा प्राइमरी एमाइन है। देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, और एक जो है ये लोन पेयर है, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, नाइट्रोजन भी मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो 1 2 and 3, मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं सेकेंड डिग्री एमाइन के केस में, तो यहाँ पे देखिए R, यहाँ पे जो है N, यहाँ पर ये R और यहाँ पर ये H। देखिए एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है NH बॉन्ड का, और एक जो है ये लोन पेयर, तो इसकी बात ही ना करें। और यहाँ पर जो है ये नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग टोटल हो गए, यहाँ पर 2। यानी कि अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सेकेंड डिग्री के बीच में लग रहा है, और जो फर्स्ट डिग्री एमाइन और फर्स्ट डिग्री एमाइन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, जैसे हमने यहाँ पे बताया था। तो फर्स्ट डिग्री एमाइन में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब एक और बात करिए, यहाँ पे देखिए थर्ड डिग्री एमाइन है, ये R N R। अब थर्ड डिग्री एमाइन में आप देखोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर 0 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यानी कि अब जो है जिसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। ऐसे ही आप कोरिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए फर्स्ट डिग्री एमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, फिर सेकेंड डिग्री एमाइन का, एंड लास्ट वन इज द थर्ड डिग्री एमाइन का बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब वोलेटिलिटी क्या होता है, तो इसको एक बार डिस्कस करते हैं कि वोलेटिलिटी प्रॉपर्टी क्या है। पहले वोलेटाइल का क्या सेंस निकलता है, आप क्या समझते हो? एक्चुअली अगर आपको पढ़ना हो तो मैंने पिछले वीडियो में वीडियो बना रखा है वोलेटाइल कैरेक्टर पर, तो उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, ठीक है क्या, ये बीकर है,
और इस बीकर में मैंने क्या रखा है, कोई कंपाउंड एमाइन का ही कंपाउंड फिल कर रखा है। चलो पहले तो मैं बताता हूँ, एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं कि इसमें मैंने पेट्रोल फिल कर दिया हुआ है। क्या कर दिया हुआ है? पेट्रोल। समझ में आ रही है बात? अब पेट्रोल का कैरेक्टर क्या है कि वो बहुत कम टेम्परेचर पर इवापोरेट होता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत लो है, तो यानी कि ये आसानी से इवापोरेट होने लगेगा। जो कंपाउंड नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लगे या फिर इवापोरेट होने लगे, वैसे कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं, उनका जो नेचर होता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल नेचर, कि वो आसानी से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट डिग्री एमाइन में वो आसानी से एवापोरेट ही नहीं हो रहा, तो उसका वोलेटाइल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। सेकेंड डिग्री में ये इनके बीच में एग्जिस्ट करता है, तो ये कहीं ना कहीं मेरा सेकेंड पोजीशन पर आएगा। लेकिन थर्ड डिग्री में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। जैसे कि ये बीकर मैंने लिया और ये एक एमाइन मॉलिक्यूल्स दूसरा एमाइन मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे, आसानी से सरफेस छोड़ के गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब फोर्स ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कोई होल्ड नहीं करेगा और आसानी से एवापोरेट होंगे। लेकिन अगर सेकेंड डिग्री की बात करोगे आप, तो इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आसानी से एवापोरेट नहीं होगा। और ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट डिग्री में तो एकदम एवापोरेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है जो कि एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, तो सरफेस एरिया वो लीव नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो वोलेटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स का रिलेशन है। ठीक है, चलो थैंक यू। पर हम आगे एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं, सॉल्युबिलिटी की, कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। समझ में आ रही है बात? तो अब आपको देखना है कि सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी की, तो एक बात मैं बता दूं आपको कि ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान लो कि ये मेरी CH3 CH2 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 4 कार्बन एंड CH2 एंड CH2 NH2, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हेक्साइल एमाइन मॉलिक्यूल्स है, इसका सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है। ये वाला जो पोर्शन है ये नॉन पोलर पोर्शन है। क्या बोलते हैं इसको? नॉन पोलर। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉन पोलर, यानी कि इसको हाइड्रोफोबिक रीजन बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो पोलर रीजन है, क्या है? पोलर रीजन। ये क्या करता है कि मैं सॉल्युबिलिटी सिर्फ वाटर के केस में ही चेक करूंगा, क्योंकि बाकी सॉल्वेंट में हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो NH2 ग्रुप है वो पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो जैसे ही मैं वाटर में, अब क्या होता है कि पोलर डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर जो है पोलर में ही डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर जो है नॉन पोलर में। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ग्रुप है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना ये सरफेस एरिया आप देख रहे हो, हाइड्रोफोबिक सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा उतना ही मेरी पोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी, सॉरी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। यानी कि आप एक बात को नोट कर लीजिए कि जब हाइड्रोफोबिक सरफेस एरिया या कार्बन की चेन लेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे इंक्रीज होती जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस बात को आपको नोट करना है। यानी कि यहां पर आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइंस जो है, यानी कि 6 कार्बन आर सॉल्युबल इन वाटर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया वो बहुत कम है, तो हाइड्रोफोबिक जो रिपल्सन होगा, जैसे कि ये है हाइड्रोफोबिक एरिया हो गया, और यहाँ पे जो H2O होगा, इसके सरफेस पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये सॉल्युबल नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये 6 कार्बन तक तो मामला चल जाता है कि सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप 6 कार्बन से ऊपर जाओगे, 6 कार्बन से मोर दैन, तो क्या होगा कि रिपल्सन इतना ज़्यादा होगा कि ये एग्रीगेट करके माइसेल फॉर्मेशन करने लगेंगे और मेरी जो सॉल्युबिलिटी है वो थोड़ा कम हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो यानी कि अगर आप चेन लेंथ इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, एमाइन कंपाउंड की डिक्रीज होगी। फाइनल यही इसका कंक्लूजन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।